नमस्कार दोस्तों, सर्वा क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। अपन ने कक्षा 12 का सिलेबस अकॉर्डिंग 2024 का जो ईयर है उसके अनुसार शुरू कर रखा है। तो हमने अपना टॉपिक शुरू कर रखा है तृतीयक और चतुर्थ क्रियाकलाप, ठीक है, जिसका अपन यहाँ तक पहुँच गए हैं फुटकर व्यापार। फुटकर व्यापार किसे कहते हैं, यहाँ तक अपन पहुँच गए हैं। अगला टॉपिक, अगला प्रश्न कौन सा बनता है उस पर चर्चा आज अपन करते हैं। व्यापार के बाद में अगला बिंदु है परिवहन किसे कहते हैं, इसी का पार्ट है अगला बिंदु परिवहन। पूरा सिलेबस जो है अकॉर्डिंग न्यू सिलेबस है, तो जरूर पढ़ें। यदि चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। परिवहन किसे कहते हैं, तो परिवहन एक प्रकार की विधा है जिसमें व्यक्तियों या वस्तुओं को भौतिक रूप से एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने की विधा, ठीक है ना। तो उत्तर क्या लिखेंगे अपन, परिवहन वह सेवा है जिसमें व्यक्तियों व वस्तुओं को भौतिक रूप से एक स्थान से, यहां शब्द है भौतिक रूप से ना, दूसरे स्थान पर पहुंचाया जाता है। तो नया शब्द इसमें भौतिक रूप से ना, तो ये वर्ड है कि भौतिक रूप से यदि फिजिकली एक स्थान से दूसरे स्थान पर वस्तु या किसी व्यक्ति विशेष को अपन पहुंचाएं तो उस विधा को परिवहन के माध्यम से अपन पुकारते हैं। इसमें दो बिंदु होते हैं, शायद पहले भी आया, एक का नाम होता है गंतव्य स्थान, एक होता है उद्गम स्थान। तो गंतव्य कौन सा हो गया, वह स्थान जहां अपन जाते हैं, वह स्थान जहां अपन कह दो चाहे सामान को कह दो, सामान को ले जाना होता है या अपन जाते हैं। और वह स्थान जहां से, वह स्थान जहां से किसी व्यक्ति या सामान को, व्यक्ति कह दो चाहे सामान को ले जाया जाता है, ठीक है ना। यहां पर भी अपन के स्थान पर अपन यदि ये कर दें व्यक्ति या सामान को ले जाना होता है, तो ऐसे स्थान उद्गम और गंतव्य स्थान कहलाते हैं। उद्गम स्थान और गंतव्य स्थान समझ गए होंगे। अगला बिंदु है परिवहन जाल तंत्र क्या है। अगला प्रश्न है परिवहन जाल किसे कहते हैं। अब जैसे शब्द ही परिवहन जाल ही है तो यहां से ही इसका उत्तर आ जाएगा भाई, परिवहन जाल किसे कहते हैं, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, किसी क्षेत्र विशेष में
परिवहन मार्गों का जाल ही परिवहन जाल है, क्योंकि किसी स्थान विशेष पर यदि बहुत अधिक सड़कें हैं, रेलवे लाइनें हैं, ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा बहुत अच्छी है ना, तो वही परिवहन जाल के रूप में जाना जाता है। इसमें भी यहाँ दो बिंदु आते हैं, एक तो होता है योजक, एक होता है नोड। दो शब्द यहाँ आते हैं। नोड किसे कहते हैं? तो यह परिवहन जाल के अंदर एक केंद्र होता है। परिवहन जाल में स्थित बड़ा कस्बा या केंद्र, भाई बड़ा कस्बा हो सकता है या केंद्र हो सकता है, जहां बहुत से मार्ग आकर मिलते हैं, जहां बहुत से मार्ग आकर मिलते हो, क्या कहलाता है? नोड कहलाता है। एक वर्ड आता है इसी से संबंधित ही, उसका नाम है योजक किसे कहते हैं। एक वर्ड आता है योजक किसे कहते हैं। अब योजक क्या हो गया? तो दो योजक यानी जोड़ने वाला। अपनी सामान्य भाषा में योजक का अर्थ क्या होता है? दो स्थानों को जोड़ने वाला ना। दो नोडों को जोड़ने वाला मार्ग, चाहे वो सड़क मार्ग है चाहे रेल मार्ग है, तो दो स्थानों को दो नोडों को जोड़ने वाला मार्ग क्या कहलाता है? योजक कहलाता है। यह प्रश्न पूछा भी गया था कि योजक और नोड में क्या अंतर है, तो इजीली अपन लिख सकते हैं, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। सिंपल ये है कि दो परिवहन जाल के बीच में एक कस्बा और केंद्र होता है जो विभिन्न प्रकार के परिवहन मार्गों से जुड़ा हुआ होता है, उसको तो अपन नोड के नाम से पुकारते हैं। और ऐसा दो नोडों के बीच में जो मार्ग होता है जिससे वो आपस में जुड़े होते हैं, तो ऐसे मार्ग को मुख्य रूप से योजक के नाम से पुकारते हैं। ठीक है, अब है परिवहन को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक कौन कौन से हैं। मार्ग में यहाँ पे अपन सड़क भी लिखे ना तो भी सही है। ठीक है, परिवहन को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक कौन कौन से हैं? अब भाई परिवहन को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हो गए? अब परिवहन का विकास क्यों होगा? तो पहला जैसे कारण है वह कि जनसंख्या। अब किसी क्षेत्र विशेष में जनसंख्या यदि नहीं है तो वहाँ परिवहन के संसाधनों का विकास नहीं किया जाएगा, क्योंकि आवश्यकता, दूसरा जनसंख्या के अनुसार ही मांग होती है। ठीक है ना, तो मांग जनसंख्या के अकॉर्डिंग होती है, तो मांग होना भी बहुत ही जरूरी है कि किसी प्रदेश विशेष में परिवहन संसाधनों का विकास किया जा सके। तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु आ जाता है इसमें खनिज संसाधन। कई ऐसे प्रदेश है जहाँ पे जनसंख्या भी नहीं रह रही है, ठीक है ना, इसके बाद जनसंख्या के अभाव में वहाँ पे मांग भी नहीं है, लेकिन वहाँ पे परिवहन का विकास कर दिया गया कि वहाँ पे खनिजों का दोहन हो रहा है। ठीक है ना, तो उपलब्ध खनिज संसाधन जो होते हैं ना वो भी बड़े महत्वपूर्ण होते हैं।
और तीसरा प्रमुख कारण है कि औद्योगिक विकास। यह बड़ा महत्वपूर्ण फैक्टर है कि किसी क्षेत्र में यदि उद्योगों का विकास सर्वाधिक हुआ है तो उस भाग में कच्चे माल को उद्योग तक लाने और निर्मित माल को बाजार तक पहुंचाने के लिए परिवहन की आवश्यकता होती है। इस प्रकार से ये परिवहन को प्रभावित करने वाले प्रमुख महत्वपूर्ण बिंदु है। इसके अलावा भी अन्य कारक भी हो सकते हैं, जैसे स्थलाकृति। अब स्थलाकृति में क्या है कि जो दुर्गम क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्र होते हैं, मरुस्थलीय जो मिट्टी वाले क्षेत्र है जो होते हैं, जो टीलों वाले क्षेत्र होते हैं, धोरों वाले होते हैं, वहाँ पे परिवहन संसाधनों का विकास करना मुश्किल सा होता है ना। तो इसके अलावा जैसे कि मैदानी प्रदेश होते हैं, वहाँ इजली परिवहन का विकास ज़्यादा होता है क्योंकि वहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा निवास करती है। इसके अलावा जलवायु भी महत्वपूर्ण फैक्टर है। जहाँ कठोर जलवायु पाई जाती है उन भागों में लोग कम निवास करते हैं, तो ऐसे भागों में अति शीत, अति उष्ण, अति आर्द्र प्रदेशों में परिवहन संसाधनों का विकास कम होता है। तो कई ऐसे कारक हैं जो इसको प्रभावित करते हैं। अगला बिंदु है, अगला प्रश्न क्या लिया अपने, संचार किसे कहते हैं। संचार किसे कहते हैं। टोटल पाठ अब पूर्ण रूप तैयार करा भाई, जो जुड़ जाए जो जरूर बच्चा ने भी जोड़ दीजिए, जो जियोग्राफी का स्टूडेंट इस ईयर का है, 12वीं क्लास का। संचार किसे कहते हैं। संचार वह सेवा है जिसमें संदेशों, तथ्यों, विचारों, आदि का एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जाता हो। तो एक इन संदेशों को, विचारों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने की जो विधा है वो क्या कहलाती है, संचार कहलाती है। इस तरह की विधा संचार के माध्यम से पुकारी जाती है। एक यहीं से अगला प्रश्न बनता है, संचार पथ किसे कहते हैं। संचार पथ किसे कहते हैं। छोटो सो ही प्रश्न है, कोई ज्यादा बड़ा होगा नहीं। संचार पथ किसे कहते हैं, तो परिवहन को भी कहा जाता है ना। परिवहन के सभी रूपों को, अब परिवहन के कई रूप होते हैं, सड़क के, स्थल, जल और वायु, है ना, रूपों को संचार पथ कहा जाता है। अगला प्रश्न है, आगे चलें। अब इस संचार पथ के अंदर यदि अपन देखेंगे तो कई संचार की सुविधाएं होती है, जैसे दूर संचार होता है। तो दूर संचार क्या है। अगला प्रश्न है, दूर संचार किसे कहते हैं। दूर संचार किसे कहते हैं, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा। हालांकि शब्द में ही उत्तर है दूर संचार, संदेश को दूर से दूर दराज के इलाकों तक पहुंचाने की विधा। यानी
संदेशों व तथ्यों को दूर दराज के स्थानों पर भेजने की विधा क्या है? दूरसंचार है। यह है आधुनिक प्रौद्योगिकी है। भाई टेक्नोलॉजी का विकास होने के बाद में भी ये प्रौद्योगिकी आई है, यह आधुनिक प्रौद्योगिकी है। उससे पहले तो इस तरह की व्यवस्था थी नहीं कि संदेशों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने के लिए। अब इसके जैसे माध्यम क्या हो गए दूरसंचार के लिए, तो अपन देखते हैं टीवी, रेडियो, इनके माध्यम से अपन संदेश है वो पहुंचा सकते हैं। उपग्रह प्रणाली, सैटेलाइट सिस्टम, इसके अलावा अन्य भी है जैसे कि इंटरनेट आदि। तो ये संदेशों को कहीं भी विश्व में किसी भी कोने में पहुंचाने के लिए हमारे सहयोग करते हैं। अगला प्रश्न बनता है अपना, जनसंचार माध्यम किसे कहते हैं? अब जितने प्रश्न बन रहे हैं ना भाई, सारा देख रहे हैं आप, इसलिए चिंता नहीं करनी है कि बीच में कोई प्रश्न छूट जाए। लोग जनसंचार माध्यम किसे कहते हैं? जनसंचार माध्यम किसे कहते हैं या कौन से होते हैं? तो एक उत्तर के माँ यहाँ पास सिंपली है, जनसंचार माध्यम है टीवी, रेडियो, टेलीविजन और रेडियो या दूरदर्शन के द्यावन, दूरदर्शन व रेडियो। ये जनसंचार के दोनों माध्यम है, क्योंकि ये समाचार और चित्रों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर यानी अधिकतम जनता तक ये पहुंचाने का काम करते हैं। तो क्यों है? वे साधन विशेष रूप से दूरदर्शन और रेडियो क्या करते हैं कि अधिकतम संदेशों, चित्रों के माध्यम से, ये कहे तो अपन वीडियोग्राफी के माध्यम से संदेशों को अधिक लोगों तक पहुंचाते हैं, जन जन तक पहुंचा देते हैं। इसी कारण इनको जनसंचार माध्यम के नाम से पुकारा जाता है। उसके बाद में अगला बिंदु है सेवाएं। यह जनसंचार का आधुनिकतम जो साधन है, मॉडल है, वो कौन सा है? तो वो है अपना इंटरनेट। ये आया ना यहाँ पे, इसकी चर्चा अपन ने कर ली। यह नवीन प्रौद्योगिकी है। क्या है? नवीन प्रौद्योगिकी है इंटरनेट, और सबसे वर्तमान में सबसे सटीक है। ये सबसे महत्वपूर्ण भी है और सबसे सटीक भी है। अगला प्रश्न है सेवाएं। निम्न स्तरीय सेवाएं कौन सी होती है? सेवा को भी यहां पे दो प्रकार में बांट रखा है भाई, निम्न स्तरीय और उच्च स्तरीय। तो जैसे अपन धोबी का कार्य होता है, नाई का कार्य होता है, ठीक है ना, नलसाज का कार्य होता है, इलेक्ट्रीशियन होता है, आदि की सेवाएं। इन सब की सेवाएं कौन सी है? निम्न स्तरीय सेवाएं कहलाती है। साफ सफाई वाले होते हैं, अभी कोई दूसरा प्रश्न कौन सा हो गया? उच्च स्तरीय सेवा किसे कहते हैं? या उच्च स्तरीय सेवाएं कौन सी होती है?
तो एक उत्तर आप कहाँ लिख दे श्याम, जैसे शिक्षक, चिकित्सक, क्या हो गया, चिकित्सक, इंजीनियर, अधिवक्ता, वकील, परामर्शदाता, और भी कई सारी सेवाएं, आदि सेवाएं कौन सी होती है, उच्च स्तरीय, कौन सी है, उच्च स्तरीय सेवाओं में शामिल की जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखा हुआ, देखो मल्टीप्लेक्स रेस और रेस्तराओं की स्थापना ना मनोरंजक के प्रमोद सेवाओं बाजार पर निर्भर करती है, यानी मल्टीप्लेक्स और रेस्तराओं की स्थिति कहाँ होती है। अगला प्रश्न है, मल्टीप्लेक्स और रेस्तरां की स्थापना कहाँ होती है। तो इनकी स्थापना कहाँ होती है, तो केंद्रीय जो व्यापार क्षेत्र होता है, जहाँ व्यापारिक गतिविधियां अधिक होती है, उससे ठीक उसके अंदर ही देखने को मिलती है। तो एक उत्तर छोटो सो ये केंद्रीय व्यापारी क्षेत्र CBD क्या करें के अंदर होती है। ठीक है, और दूसरा प्रश्न ये 58वें मिनट जैसे आपने देखो, गोल्फ ग्राउंड की स्थिति कहाँ होती है। तो एक उत्तर आपने क्यों जैसी CBD के बाहर, यानी केंद्रीय व्यापार जो क्षेत्र है इस जोन के बाहर। ठीक है ना, क्योंकि गोल्फ ग्राउंड जो होता है वहाँ लोग मनोरंजन के लिए जाते हैं, खेलने के लिए जाते हैं, तो उनको चाहिए खुला ग्राउंड, तो मुख्यतः उसको अधिक ज़मीन भी चाहिए होती है खेल ग्राउंड के लिए। तो ऐसे जो ग्राउंड होते हैं, चाहे क्रिकेट का हो, चाहे गोल्फ का हो, चाहे अन्य ग्राउंड हो, फुटबॉल का मैदान हो, सब केंद्रीय व्यापार जो क्षेत्र होता है उससे बाहर स्थापित होते हैं। और जो मल्टीप्लेक्स रेस्तरां होते हैं, जो बड़े बड़े मॉल होते हैं या फिल्म सिटी होती है ना, इस तरह के जो होते हैं मनोरंजन के जो केंद्र होते हैं वो मुख्य रूप से इसी केंद्रीय बाजार व्यापार क्षेत्र के अंदर स्थापित होते हैं। कि इनमें क्या चाहिए, लोगों की क्राउड चाहिए, जहाँ क्राउड एरिया होता है तो ऐसे सुविधाओं का भोग लोग ज़्यादा करते हैं उस क्षेत्र में, इसलिए इनकी स्थापना कहाँ की जाती है, ऐसे क्षेत्रों में की जाती है जहाँ भीड़ भाड़ ज़्यादा हो। अगला प्रश्न है अपना, असंगठित वर्ग है एक तो और प्रश्न कर लें आप, देखो संयुक्त राज्य अमेरिका में सेवा क्षेत्र में
कितने प्रतिशत लोग लगे? कितने प्रतिशत लोग लगे हैं? तो उत्तर है इसमें 70-75 से के आसपास में है ये, क्योंकि अमेरिका तो विकसित देश है ना, तो विकसित देशों में 75% से अधिक लोग मिलेंगे आपको यहाँ पे। और अल्प विकसित और विकासशील देश है उनमें यह अनुपात 50% से भी नीचे आएगा, क्योंकि वो द्वितीयक तृतीयक क्रियाकलाप जो है द्वितीयक और प्राथमिक क्रियाकलाप में वहाँ अधिक संलग्न लोग आपको मिलेंगे, ठीक है ना। और यहाँ अमेरिका जैसे है, जापान है, कनाडा है। कनाडा हालांकि प्राथमिक क्रिया के बेस पे है, जर्मनी है, इटली है, यहाँ पे आपको बहुत अधिक लोग हैं इन क्रियाकलापों में लगे हुए आपको मिलेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है पर्यटन के संदर्भ में, तो संपूर्ण विश्व में पर्यटन उद्योग से जीडीपी का ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट सकल क्या हो गया, घरेलू उत्पाद उत्पादन का कितना प्रतिशत भाग प्राप्त होता है? अब देखो जीडीपी का संपूर्ण विश्व में यदि पर्यटन का लिहाज से अपन देखेंगे ना, तो ये बहुत बड़ा है। जीडीपी का बहुत बड़ा भाग जो है लगभग 40% भाग। कितना परसेंट भाग है? 40% भाग। इसमें 25 करोड़ लोग लगे हुए हैं, विश्व के 25 करोड़ लोग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से क्या करते हैं, इस क्रियाकलाप से रोजगार उन्होंने प्राप्ति कर रखा है, ठीक है। अगला प्रश्न है अपना, पर्यटक प्रदेश किसे कहते हैं? आगलो देखा गया पर्यटक प्रदेश किसे कहते हैं। अब देखो पर्यटक प्रदेश की बात आएगी तो वे प्रदेश जगह पर्यटक आकर्षित करे, तो बन तो कैसा ना पा पर्यटक प्रदेश ना उत्तर का ही जैसी को सिंपल सी उत्तर है ना, वे प्रदेश जो पर्यटकों को आकर्षित करते हो। अब जैसे हो गया अपने ठंडी जलवायु का प्रदेश, आर्द्र जलवायु का क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्र, ठीक है ना, और समुद्र तटीय भाग। तो ये लोग, ये प्रदेश क्या करते हैं, लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, कि ये कुछ अनुपम होते हैं ना, अलग होते हैं। तो ऐसे क्षेत्रों को लोग देखने के लिए मुख्यतया उन क्षेत्रों में जाते हैं, भ्रमण करते हैं, घूमते हैं। इसीलिए ये क्षेत्र है क्या कहलाते हैं, पर्यटक प्रदेश कहलाते हैं। रेगिस्तानी प्रदेश में कुछ इस्तेमाल करते हैं, जहाँ पे अपना राजस्थान का समा ना, तो वो भी आकर्षित करता है, ठीक है। अगला, पर्यटन के आकर्षण क्या क्या है? पर्यटन के प्रमुख आकर्षण क्या है? अब पर्यटन के आकर्षण क्या है, पर्यटन किन भागों में पर्यटन अधिक विकसित होगा, क्यों होगा, क्या कारण हो सकते हैं? तो इसके आकर्षण के लिए अपन देखेंगे जैसे कि जलवायु, भूदृश्य, इतिहास, कला। लोग क्यों जाते हैं जलवायु को देखने के लिए? ठंडी है, उष्ण है, आर्द्र है, उपोष्ण है, वहाँ की अलग विशेषता, उसको देखने के लिए जाते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा भूदृश्य, जैसे
पहाड़ी क्षेत्र है तो उनको देखने के लिए घाटियां जो होती है मनोरम लगती है, महत्वपूर्ण लगती है, अच्छी लगती है, तो लोग घाटियों अपन हिमाचल क्यों जाते हैं, उत्तराखंड क्यों जाते हैं, तो पहाड़ी हिमालय की जो वादी है उनको देखने के लिए जाते हैं। तो ऐसे प्रदेश जो है आकर्षित करते हैं हमें ना। सांस्कृतिक की विरासत होती है, जैसे प्राचीन मंदिर है, प्राचीन मस्जिद है, प्राचीन किले हैं, तो उनको देखने के लिए भी काफ़ी लोग अपन जाते हैं। तो उसका कारण भी क्या है, क्योंकि वो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, वहाँ कुछ अलग देखने को मिलता है। अगला है 2005 में संयुक्त राज्य अमेरिका से कितने रोगी भारत आए। 2005 में अमेरिका से कितने रोगी उपचार के लिए भारत आए। तो लगभग इसमें लिखा है, आंकड़ा है 55,000। उत्तर क्या है इसका, 55,000 रोगी। कितने रोगी आए, 55,000 रोगी जो भारत में अपना इलाज कराने के लिए आए। इसको कहा जाता है चिकित्सा पर्यटन। हालांकि चिकित्सा पर्यटन शब्द जो है इसको अगली बार इसकी डेफिनेशन है इसको इस सिलेबस से हटा दिया गया है, ठीक है। उसके बाद में अगला बिंदु है अपना चतुर्थ क्रियाकलाप। अगला है चतुर्थ क्रियाकलाप या चतुर्थ क्रियाएं क्या है या कौन सी होती है। तो कौन सी क्रियाएं चतुर्थ कहलाती है, वे क्रियाएं जो ज्ञानोन्मुखी हो। कौन सी हो, ज्ञानोन्मुखी हो, अर्थात ज्ञान से रिलेटेड हो। ऐसी क्रियाएं चतुर्थ क्रियाकलाप में शामिल की जाती है, ठीक है ना। तो मुख्य रूप से इसमें कौन कौन सी क्रियाएं आती है, जैसे सूचनाओं का संग्रहण व उत्पादन। हाई लेवल की जो ज्ञान की सेवाएं होती है वो इसमें शामिल की जाती है, सूचनाओं का संग्रहण व उत्पादन। ठीक है। अगला प्रश्न अपना है, इसके अलावा भी और भी विशिष्टीकृत ज्ञान जो होता है मुख्य रूप से जैसे अनुसंधान से आधारित होता है, और लिख दें क्या, वह अनुसंधान व खोज से संबंधित कार्य। तो ये भी किस में शामिल होता है, अपने चतुर्थ क्रियाकलाप में शामिल होता है। परामर्शदाता होते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर होते हैं, ज्ञान से संबंधित हो गए खूब सारे। स्वर्ण कॉलर किसे कहा जाता है। अगला प्रश्न है, स्वर्ण कॉलर श्रमिक किसे कहते हैं। स्वर्ण कॉलर श्रमिक किसे कहते हैं। तो पंचम क्रियाकलाप के जो श्रमिक होते हैं ना उनको। उत्तर क्या हो गया, पंचम में क्रियाकलाप श्रमिक को स्वर्ण कॉलर कहा जाता है। यानी पांचवी की जो क्रिया ना उसमें लगे जो हाई प्रोफाइल के लोग होते हैं, जो मुख्य रूप से
नवीन प्रौद्योगिकी के लिए काम करते हैं, देश की नीति का निर्धारण करते हैं, ऐसे लोग इसमें शामिल होते हैं। अब है कौन कौन से, तो पंचम क्रियाकलाप में कौन कौन से लोग शामिल है ये भी चलो अपन देख ही लेते हैं साथ साथ में। पंचम क्रियाओं में कौन सी क्रिया शामिल है? तो कौन सी क्रिया शामिल है, तो इसमें अपन उत्तर क्या लिखेंगे, जैसे नीति निर्माता होते हैं मुख्य रूप से वो नई प्रौद्योगिकी जो होते हैं उससे संबंधित। देखो यहाँ कुछ दे रखा है, वो सेवाएं पंचम क्रियाओं में शामिल होती है। जैसे नवीन विचारों का सर्जन, नवीन विचारों का सृजन करना, ठीक है ना, एक तो ये हो गया। आंकड़ों की व्याख्या व प्रयोग, आंकड़ों की व्याख्या व प्रयोग, है ना। और संचार टेक्नोलॉजी से संबंधित है नई संचार टेक्नोलॉजी, सही है। और नई प्रौद्योगिकी, नई तकनीकी आदि क्रियाएं, तो ये सारी क्रियाएं किसमें शामिल की जाती है? पंचम क्रियाकलाप में शामिल की जाती है। ये पांचवी क्रिया है ना। तो नए विचारों का सृजन करना, आंकड़ों की व्याख्या करना, नई जो प्रौद्योगिकी के है उसके संदर्भ में जितनी भी क्रियाएं होती है वो पंचम क्रियाकलाप में शामिल की जाती है। हालांकि ये देश के जो नीति निर्धारक होते हैं, नीति निर्माता होते हैं मुख्य रूप से, क्योंकि ये देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण कार्य ये करते हैं। एक शब्द आता है बाह्य स्रोतन, किसे कहते हैं? बाह्य स्रोतन किसे कहते हैं? यह क्या होता है? तो बाह्य स्रोतन का मतलब है सिंपल सा ही है, अपन किसी कार्य की गुणवत्ता सुधारने के लिए, है ना, किसी भी प्रकार की कार्य की, किसी भी प्रकार की उत्पादन की गुणवत्ता सुधारने के लिए उत्पादन लिए बढ़िया रहेगा। उत्पादन व कार्य भी कह सकते हैं, क्योंकि गुणवत्ता तो तभी सुधरेगी। किसी भी उत्पादन की गुणवत्ता सुधारने के लिए, थोड़ा सस्पेंस हुआ है, वह लागत घटाने के लिए, बाहरी कंपनी को ठेका देना क्या कहलाता है? बाह्य स्रोतन कहलाता है। और बाह्य स्रोतन का मतलब समझ गए, सिंपल भाषा में आप कहीं समझ सका कि कोई कंपनी बाहर की है और हम अपने इलाका में इन्वेस्टमेंट करियो, क्योंकि अपन टेक्नोलॉजी ही को नहीं और आप काम कर रहे हैं, प्रति इकाई लागत ज़्यादा आ रही, उत्पादन लागत इकाई ज़्यादा आ रही। जी आपने तेल निकाला, अब तेल निकालने के लिए आपने इंग्लैंड की कैडन एनर्जी है, फ्रांस की कंपनी आटे काम कर रही है। क्यों? क्योंकि अपन बा टेक्नोलॉजी है को नहीं, और भी टेक्नोलॉजी को आप यूज कर सकते आपने काफ़ी ज़्यादा महंगी साबित हुआ है, क्योंकि बंग टेक्नोलॉजी ज़्यादा हाई है, इसलिए वे कंपनी आटे काम कर रही है। वो काम जो को है बिन आप क्या बाह्य स्रोतन, कहीं के वहाँ बाह्य स्रोतन। एक प्रश्न अठाऊँ छोटो सा जो सिंपल सा या शब्द थोड़ा सा या कन्फ्यूज कर वाला सा है, ऑफशोरिंग, ऑफशोरिंग या अपतरण
ऑफशोरिंग या अपतरण क्या, अपतरण ही होना चाहिए ना, ऑफशोरिंग अपतरण सही है। अपतरण क्या है? अब अपतरण क्या है, ऑफशोरिंग क्या है? तो उत्तर एकदम सिंपल है। तो ये लिखना है कि बाह्य स्रोतन यानी ठेकाड़ो काम, बाह्य स्रोतन का कार्य समुद्र पार करना, विदेशों में करना, समुद्र पार करना क्या कहलाता है? अपतरण कहलाता है। क्या कहलाता है? अपतरण कहलाता है। जब बाह्य स्रोतों का कार्य हम किसी कंपनी को दे रहे हैं ठेके पे, और वो कंपनी यदि विदेशी है, समुद्र पार है ना, वो कंपनी यदि विदेशी है तो समुद्र पार यदि अपन काम करवा रहे हैं किसी कंपनी से, तो ऐसा कार्य क्या कहलाता है? अपतरण या बाह्य स्रोतन कहलाता है। एक आता है केपीओज बीपीओज। और एक आता है अंकीय विभाजन, है ना। दो प्रश्न हो रहेगा भाई, देखो केपीओ बीपीओ से किस प्रकार भिन्न है? केपीओ बीपीओ से किस प्रकार भिन्न है? तो वो जो को ऑफशोरिंग पढ़ियो है, अपतरण पढ़ियो है या बाह्य स्रोतन जो को पढ़े है, यदि वो ज्ञान आधारित हुआ है, भिन्न तो क्या हुआ है? ज्ञान आधारित, नॉलेज पर डिपेंड हो जाना, वो तो कहलाता है केपीओज। और यदि बाह्य स्रोतन को कार्य व्यापार पर आधारित हुआ है, बिन केवल बीपीओज। और सिंपल भाषा में केवल लिख सका पान है, इजी भाषा का मैं आपने देखा तो ज्ञान आधारित और व्यवसाय आधारित है। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे, एक में व्यवसाय है, एक में क्या है? ज्ञान है। तो अंतर क्या हो गया दोनों के अंदर? उत्तर अंतर क्या हो गया कि केपीओ में कुशल श्रमिक उच्च प्रौद्योगिकी पर काम करने वाले होते हैं। अब यानी केपीओ जो ज्ञान आधारित है उसमें क्या मिलेगा आपको? कुशल लोग मिलेंगे, है ना, और जो नॉलेज के अंदर महत्वपूर्ण होंगे, उनके पास में हाई टेक्नोलॉजी होगी, वो लोग केपीओज में शामिल होंगे। ठीक है, और जो बीपीओज है उसमें व्यावसायिक लोग होंगे, और मुख्य रूप से इसके अंदर व्यवसाय से संबंधित क्रियाएं शामिल हो जाएगी, तो इसमें हाई लेवल की सेवाएं शामिल नहीं की जाती है। अब इसमें थोड़ा सा और क्लियर कर लिया अपन कि इसमें कौन कौन सी क्रियाएं शामिल है, केपीओज में कौन कौन सी क्रियाएं शामिल है। केपीओ में कौन सी क्रियाएं शामिल है? तो केपीओ में क्रियाएं कौन कौन सी शामिल है? तो आपने देख लिया कि ज्ञान आधारित है, तो इसमें अनुसंधान और विकास से संबंधित क्रियाएं शामिल हो जाएगी, क्योंकि ये हाई लेवल की सेवाएं होती है।
ज्ञान आधारित है तो अनुसंधान व विकास। एक आता आजकल चल रहा ई लर्निंग, ऑनलाइन स्टडी करवाना। ई लर्निंग भी इसका ही एक भाग है। व्यवसाय अनुसंधान, अब व्यवसाय तो लिखा है लेकिन उसके साथ में अनुसंधान लिखा है। व्यवसाय अनुसंधान, व्यवसाय अनुसंधान के साथ साथ में बौद्धिक संपदा अनुसंधान, तो खोज वाले कार्य सारे इसमें शामिल किए जा रहे हैं। बैंकिंग सेक्टर, कानूनी व्यवसाय, वह बैंकिंग कार्य आदि। तो कौन कौन से काम शामिल हो गए भाई इसमें? अनुसंधान और खोज करना, ई लर्निंग से संबंधित है, व्यवसाय अनुसंधान है, व्यापार के अंदर नई नई खोज करना, बौद्धिक संपदा ज्ञान से संबंधित अनुसंधान, कानूनी व्यवसाय और बैंकिंग के कार्य सारे किस में शामिल होते हैं? KPOs में, क्योंकि किस पर आधारित है? ज्ञान आधारित है। किस पर आधारित है? ज्ञान आधारित। ठीक है। एक शब्द आता है होम शोरिंग, ठीक है, एक होता है ऑफ शोरिंग, अवतरण। तो ऑफ शोरिंग तो हो गया समुद्र पार, होम शोरिंग हो गया यदि देश की आंतरिक कंपनी को यदि बाह्य शर्तों का कार्य दिया जाता है तो उसको होम शोरिंग के नाम से पुकारा जाता है। ठीक है। एक शब्द आता है अंक की विभाजन किसे कहते हैं? ये लास्ट प्रश्न है भाई। अब देखो था समझ तो आ जाना चाहिए, बहुत ही 4-5 वर्ड थोड़ा सा भाषा के माए हार्ड लाग रहे, थोड़ा सा गौर देख से समझ आ जाए। अंकीय विभाजन किसे कहते हैं? अंकीय विभाजन क्या है? यहाँ देख लिया अपन। तो क्या है? अब देखो अपन सिंपल लिखना, प्रत्येक देश, विश्व के अंदर प्रत्येक देश में सूचना प्रौद्योगिकी का विकास भिन्न है। प्रौद्योगिकी का विकास भिन्न भिन्न है। क्या है? भिन्न भिन्न है। किसका? सूचना प्रौद्योगिकी का विकास प्रत्येक देश के अंदर भिन्न भिन्न पाया जाता है। अतः प्रत्येक देश को विश्व स्तर पर सूचना प्रौद्योगिकी में एक रैंकिंग मिली हुई है। सूचना प्रौद्योगिकी में एक स्थान मिला हुआ है। क्या मिला हुआ है? एक स्थान मिला हुआ है, यानी एक कोटि क्रम सेट कर रखा है। जैसे विकसित कंट्रियां होती है उनमें अपन देख रहे हैं कि सूचना प्रौद्योगिकी के संदर्भ में बहुत अधिक कार्य हो गया और वो टेक्नोलॉजी में काफी ज्यादा आ गया। एलन मस्क का कल परसों अपन देखा था कि सैटेलाइट सिस्टम उसने छोड़ दिए हैं। अब इंटरनेट जो है वो सीधा बिना टावर के अपने पहुंचेगा, क्योंकि आज की न्यूज़ है उसमें जियो भी काम कर रहा है और एयरटेल भी काम कर रहा है। ठीक है। तो अपने यहाँ पर भी ये सैटेलाइट सिस्टम सेट हो जाएगा, उसके बाद में टावर लगाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। डायरेक्ट नेटवर्क उन भागों में मिलेगा जो दुर्गम है, जहाँ पे टावर लगाना मुमकिन नहीं था। तो प्रत्येक देश का सूचना प्रौद्योगिकी के सेक्टर के अंदर अपना अलग अलग कोटि क्रम दे रखा है। इस प्रकार से विश्व स्तर पर देशों का कोटि क्रम तय करना, ठीक है ना, तो यही क्या कहलाता है? अंकीय वजन कहलाता है। जब प्रौद्योगिकी में एक स्थान मिला हुआ है प्रत्येक देश को, तो यही विश्व के देशों का कोटि क्रम निर्धारण
क्या कहलाता है? अंकीय विभाजन कहलाता है। अंकीय विभाजन कहलाता है। आलिए वो पार्ट आपनो कंप्लीट हुआ है। जल्दी लिखो, थोड़ी राइटिंग तो बहुत सुंदर लिखी जाए, लेकिन फिर भी जब कोशिश है कि संपूर्ण सिलेबस से आपको करवा दिया जाए और आप रिवीजन कर लो, और उसके बाद में बोर्ड का ब्लूप्रिंट आएगा उसके अकॉर्डिंग करवा देंगे। हाफिल एग्ज़ाम से पहले कोशिश है कि पूरा कोर्स आपका एक बार हो जाए, तो आप ज़रूर पढ़ें, कोशिश करें, जुड़े हमारे सर्वा क्लासेस से। यदि जहाँ कुछ सुधार करने की आवश्यकता है तो हमें थोड़ा सा आप गाइड भी कर सकते हैं, सलाह दे सकते हैं, क्योंकि हम सलाह लोगों की आमंत्रित करते हैं। अपने आप में गुरूर वाली बात नहीं है, मिलजुल के कार्य करेंगे बहुत बेटर होगा। अब अगला जो टॉपिक रहेगा ना, उस पर अपन चर्चा करेंगे, वो होगा अपना परिवहन और संचार। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक आप देखते रहिए सर्वा क्लासेज। अधिक से अधिक बच्चों को जोड़ें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, ताकि जैसे वीडियो अपलोड होगा तो आप तक इसका नोटिफिकेशन अवश्य आ जाएगा। धन्यवाद। देखते रहिए सर्वा क्लासेज।